हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। तो आपका फिर से स्वागत है एक स्पेशल क्लास के साथ, जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ आपने सही सुना कि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जिससे पहले यहाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही सोल्व कर रखा है। अगर आपने 500 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है उस पार्ट का, तो वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर साइड राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा आई बटन, तो वहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट फर्स्ट को, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, कि याद रखना कि हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लेकिन यहाँ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक पार्ट में हम क्लियर नहीं करके हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं 5 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों लिया गया है 5 पार्ट में, क्योंकि अब यहाँ इससे आपकी यानी जो टाइम है इसकी भी बचत होगी। अब यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया जाएगा हर एक पार्ट में, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हो 500, तो 500 क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, कुछ याद होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम पार्ट में क्लियर करेंगे, हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो के साथ ही हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है एरोइंग किससे संबंधित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया भी है कि एरोइंग किससे संबंधित होती है। ठीक है, तो एरोइंग होती है गन्ने से संबंधित। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ गन्ने में जो इन्फ्लोरेंस निकलते हैं, ठीक है, याद रखना कि गन्ने में जो इन्फ्लोरेंस निकलते हैं, पुष्पक्रम जो निकलते हैं, तो यहाँ पुष्पक्रम आने की जो संपूर्ण प्रोसेस होती है, संपूर्ण क्रिया होती है, तो उसे किस नाम से जाना है, उसे ही जाना है एरोइंग के नाम से जाना है। ठीक है, याद रहेगा कि गन्ने में पुष्पक्रम या फिर एरो निकलने की संपूर्ण प्रोसेस को ही एरोइंग के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है, गाय की द्विप्रयोजन नस्ल कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करें गाय की द्विप्रयोजन नस्ल तो कौन सी होती है, थारपारकर होती है। कौन सी होती है, थारपारकर होती है। ठीक है, डबल पर्पज़ के लिए तो कौन सी होती है, थारपारकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, गौवंश में अत्यधिक तेज ज्वर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया गौवंश में अत्यधिक तेज ज्वर और खूनी दस्त। ठीक है, ये किसी रोग के सिम्टम यहाँ पर आपको दे रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको पहचाना है कि वो कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है, एंथ्रेक्स होता है। ठीक है यार, हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एंथ्रेक्स रोग के प्रमुख कैरेक्टर बताइए, प्रमुख विशेषताएं बताइए, तब आपको राइट आंसर क्या देना है, अत्यधिक तेज ज्वर व खूनी दस्त लग जाते हैं एंथ्रेक्स रोग में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ जो एंथ्रेक्स होता है, ठीक है, एक इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंथ्रेक्स एकमात्र ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ की जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है। ठीक है, याद रहेगा कि यहाँ ये ट्रांसमिट हो सकती है पशुओं से मनुष्य में। ठीक है, समझ आ गया कि एकमात्र ऐसी एंथ्रेक्स रोग है जो कि यहाँ पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है। ठीक है, इसका भी आपको विशेषता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी यहाँ कई बार आपसे पूछा गया है, वर्गाकार पद्धति की तुलना में षटभुजाकार विधि में पौधों की संख्या अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में आपसे पूछा गया था कि वर्गाकार पद्धति की तुलना में षटभुजाकार विधि में यानी पौधे तो अधिक तो होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन कितने होते हैं, ये होते हैं 15% अधिक होते हैं। कितने होते हैं, 15% अधिक पौधे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तेल और रेशा दोनों के उत्पादन के लिए कौन सी फसल ली जाती है। ठीक है यार, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो कि तेल और रेशा इन दोनों के उत्पादन के लिए किस फसल को लिया जाता है, इसे लिया जाता है अलसी को लिया जाता है। किसे लिया जाता है, अलसी को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो आप सभी को पता होगा है, अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है, यहाँ राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लेकिन अगर बात करें कितनी होती है, तो ये होती है यहाँ, ये होती है यहाँ 75%। ठीक है, जितने भी जो टोटल रेनफॉल होती है तो उसका 75% हिस्सा किस यानी कौन से मानसून से होता है, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पेशली एरिया यहाँ पर दे रखा है कि शुष्क प्रदेश में वर्षा होती है, तो कितनी होती है। यहाँ अगर बातें हैं जो ड्राई एरिया होते हैं अर्थात शुष्क प्रदेश होते हैं, तो इनमें जो वर्षा होती है ये होती है 400 मिलीमीटर। कितनी होती है, 400 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अगर बात की जाए किसी भी फसल के बारे में, ठीक है, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो ये सभी के बारे में आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए कोई सी भी फसल यहाँ पर आपको दे देता है तो सभी का लगभग जो राइट आंसर होगा, यानी कुछ स्पेशल क्रॉप होती है, जैसे कि अगर बात करते हैं कॉटन के लिए, तो कॉटन के लिए अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि सबसे जो बेस्ट मृदा होती है तो वो कौन सी होती है, खाली कपास मृदा होती है। सभी को पता होगा यार, हाँ, अगर बात करते हैं काली अर्थात यहाँ काली मिट्टी, तो ये किसके लिए, कपास के लिए होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ स्पेशल क्रॉप्स को छोड़कर लगभग जो आपका राइट आंसर आएगा कि इस फसल के लिए कौन सी
मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तेल के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो इसको हमने कई बार आपको क्लियर कराया है, ये भी आ रहा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेल के संश्लेषण के लिए पोषक तत्व है तो कौन सा होता है, सल्फर होता है या फिर गंधक होता है। ठीक है, सल्फर को ही गंधक नाम से नाश है जो कि यहाँ तेल के संश्लेषण या निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अब स्पेशल टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये है आपका बॉटनिकल नेम। ठीक है, जिनसे भी क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनिकल नेम की। तो यहाँ पर आपको पूछ रखा है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो यहाँ मूंग का होता है विग्ना रेडिएटा होता है। ठीक, इन दोनों का आपको स्पेशली याद रखना है। अब क्यों याद रखना है, जैसे कि आप देख से ही समझ जाओगे कि यहाँ अगर बात है विग्ना मूंगो, ठीक है, मूंगो तो इसमें आ रहा है, लेकिन यार है ये उड़द का होता है। ठीक है, बॉटनिकल नेम का थोड़ा सा इसमें ज़रूर याद रखना है कि उड़द और मूंग का, इनमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए यहाँ ये दोनों विपरीत होते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि मूंगो, ठीक है, तो मूंगो यार हाँ मूंग का नहीं होता बल्कि किसका होता है, उड़द का होता है। और मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसका होता है रेडिएटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। और अगर बात है उड़द का, तो उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है चने का, तो चने का जो बॉटनिकल नेम होता है ये होता है साइसर एरिटेनम होता है। क्या होता है, साइसर एरिटेनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि मटर, तो मटर का क्या होता है, इसका होता है पाइसम सेटाइवम होता है। किसका होता है, हाँ मटर, तो इसका मटर का क्या होता है बॉटनिकल नेम, ये उसका होता है पाइसम सेटाइवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तेल का क्या होता है, तो तेल का बॉटनिकल नेम होता है सिसेमम इंडिकम होता है। क्या होता है, सिसेमम इंडिकम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछता है सोयाबीन, तो इसका क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, स्पेशली इसको आपको जरूर याद रखना कि सोयाबीन, तो सोयाबीन का क्या होता है, इसका होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ इससे भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तिल, तो तिल का यहाँ कुल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा आता है, इसलिए यहाँ इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना कि तिल की जो फैमिली होती है, जो कुल होता है, तो ये कौन सा होता है, पेडिलियस होता है। कौन सा होता है यहाँ, तिल का जो कुल होता है, परिवार होता है, ये क्या होता है, पेडिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सोयाबीन, तो सोयाबीन की अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स होता है। और इसके साथ साथ यार हाँ कि जो सोयाबीन होता है, ठीक है, इससे भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि ऐसी कौन सी फसल है बताइए जिसे यहाँ दलहन और तिलहन दोनों में लिया जा सकता है। दलहन और तिलहन दोनों, यानी जो दोनों सीजन्स में आप पाँच में यानी ग्रो किया जा सकता है या फिर इजीली इन्हें ग्रो किया जा सकता है, तो वो कौन सी फसल होती है, तो होती है यहाँ सोयाबीन होती है। कौन सी होती है यहाँ, जिससे यहाँ दलहन और तिलहन दोनों सीजन में ग्रो किया जा सकता है या फिर दोनों के लिए ही ग्रो किया जा सकता है, तब आपका राइट आंसर क्या हुआ, सोयाबीन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे मोठ, तो मोठ का क्या होता है, इसका होता है यार हाँ विग्ना एक्वेंटिफोलिया होता है। क्या होता है, विग्ना एक्वेंटिफोलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली, तो इसका भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है यार कहाँ, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है मूंगफली का भी। तो मूंगफली का क्या होता है, इसका होता है एरिकस हाइपोजिया होता है। क्या होता है, एरिकस हाइपोजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है कि सूरजमुखी क्या होता है, तो सूरजमुखी क्या होता है, हेलियंथस एनम होता है। क्या होता है, हेलियंथस एनम होता है। अरहर की अगर बात करते हैं पिजन पी का, तो पिजन पी का क्या होता है, बॉटनिकल नेम इसका होता है केजनस केजान। अब बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना का क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है, गन्ने का बॉटनिकल नेम इसका होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। अब बात करते हैं चावल अर्थात राइस का, तो राइस का क्या होता है, इसका होता है ओराइजा सेटाइवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा होता है। अब बात करते हैं मसूर, तो मसूर का क्या होता है, लेंस एस्कुलेंटा होता है। क्या होता है यार हाँ मसूर, तो मसूर का क्या होता है, लेंस एस्कुलेंटा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ एक इजी क्वेश्चन बनता है, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो स्पेशली इसका आपको याद रखना है कि अगर आप पूछ लिया ऐसा है कि राजमा का बॉटनिकल नेम बताइए अर्थात वानस्पतिक नाम बताइए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार हाँ राजमा का। ठीक है, तो राजमा का क्या होता है, फेसियोलिस वल्गेरिस होता है। क्या होता है, फेसियोलिस वल्गेरिस होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है यहाँ चुकंदर, तो चुकंदर का क्या होता है यहाँ बीटा वल्गेरिस होता है। ठीक है, ये तो याद रहेगा कि वानस्पतिक क्या होता है यहाँ चुकंदर का, इसका होता है बीटा वल्गेरिस। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ चुकंदर की जो फैमिली होती है। ठीक है यार हाँ, चुकंदर की जो फैमिली होती है, तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कौन सी फैमिली होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, चुकंदर, तो इससे से आपको याद हो जाएगी इसकी फैमिली यार हाँ चुकंदर की होती है चिनोपोडियेसी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, चुकंदर चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, याद रहेगा चुकंदर चिनोपोडियेसी, चुकंदर चिनोपोडियेसी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है जई, तो जई का क्या होता है, एविना सेटाई होता है। क्या होता है, एविना सेटाई होता है। और अगर बात करते हैं जंगली जई, तो जंगली जई का होता है एविना फेटवा होता है। ठीक है यार, हाँ अगर बात करते हैं जो सामान्य जई होती है तो उसका तो क्या होता है, एविना सेटाई होता है। लेकिन अगर बात है जो जंगली जई होती है अर्थात जो विल्ड ओएट होती है तो उसका क्या नाम होता है, उसका होता है एविना फेटवा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है रेंज का और बर्सिम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों यहाँ ये दोनों का जो ग्रो किया जाता है अर्थात इनका उत्पादन लिया जाता है, ये मुख्यतः यहाँ ग्रीन मैन्योर के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी चारे की ये फोडर क्रॉप होती है जिनका फोडर के लिए मुख्यतः इनका यूज़ किया जाता है। तो इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेंज का क्या होता है, तो यहाँ रेंज का होता है मेडिकल सेटाइवा। और अगर बात है बर्सिम, तो यहाँ बर्सिम का क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्के जेंट्रम होता है। क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्के जेंट्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यार हाँ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फसलों से महत्वपूर्ण क्रियाएं। ठीक है, यानी कुछ स्पेशल टर्म होती है जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है और इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये होती क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा हर एक पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें निपिंग। तो निपिंग सबसे पहले तो होती किसमें है, ये होती है ग्राम या चने में होती है। किसमें होती है निपिंग की क्रिया, ये होती है चने में। अब ये होती क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि निपिंग की अगर आपसे पूरी ऐसा है एग्जाम में, तो यहाँ पार्ट शाखाओं को हटाना। ठीक है, चने की जो पार्ट शाखाएं होती है तो उनको हटाना ही क्या कहलाता है, यहाँ निपिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये क्यों किया ऐसा है ये तो आपको पता होगा। यहाँ जो यील्ड होती है अर्थात जो प्रोडक्शन लिया जाता है तो इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ ये पार्ट शाखाओं को हटाना ही क्या कहलाता है, निपिंग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं रैपिंग, ट्रेसिंग या फिर क्यूरिंग। तो रैपिंग, ट्रेसिंग और क्यूरिंग, अब ये तीनों ही किससे संबंधित होती है, यहाँ रैपिंग, ट्रेसिंग और क्यूरिंग ये तीनों ही संबंधित होती है गन्ने से। अब ये होती क्या है अर्थात इनको क्यों किया जाता है, इनका कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन होता है यहाँ ये जो गन्ने की होती है। ठीक है, जो गन्ने की जो क्वालिटी होती है तो इस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है, वो यहाँ पर यूज़ की गई है यहाँ कि रैपिंग हुई, ट्रेसिंग हुई और क्यूरिंग हुई। तो इन तीनों जो टर्म होती है तो इनका यूज़ किया जाता है यहाँ जो फिजिकल, या फिर आप ऐसे मान सकते हो डायरेक्ट ये मान लीजिए आप, तो ये गन्ने की जो क्वालिटी होती है तो इस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ क्यूरिंग, ट्रेसिंग और रैपिंग क्रिया गन्ने में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशली याद रखना है कि निपिंग किससे संबंधित होती है, चने से संबंधित होती है, रैपिंग, ट्रेसिंग और क्यूरिंग किससे संबंधित होती है, गन्ने से संबंधित होती है। ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी के बारे में हम बात करेंगे कैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रेटोनिंग। तो रेटोनिंग का आपसे कई बार पूछा गया। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि रेटोनिंग किससे संबंधित होती है, तो रेटोनिंग संबंधित होती है गन्ने से होती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन होती क्या है, रेटोनिंग होती क्या है। तो यहाँ रेटोनिंग का जो हिंदी अगर मान लीजिए हिंदी अर्थ आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब होता है पेड़ी की फसल लेना। क्या होता है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है पेड़ी की फसल लेना। और पेड़ी का मतलब होता है जो गन्ना होता है। ठीक है, गन्ने का जब हार्वेस्ट किया जाता है तब इसका क्या होता है, जो छोटा तना रह जाता है तो इस तने से ही नेक्स्ट जो सीजन या फिर नेक्स्ट जो क्रॉप ले रहे हैं तो इसी से लेना है क्या कहलाता है, पेड़ी की फसल लेना कहलाता है। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए अगर नहीं समझ आया है, रेटोनिंग का मतलब होता है यहाँ कि जब गन्ने को हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसकी कटाई कर ली जाती है तब कुछ डंठल रह जाता है तने का, तो इस तने से जो शेष तना रह जाता है तो इसे नेक्स्ट यानी यार जहाँ नेक्स्ट जो क्रॉप लेना, नेक्स्ट फसल लेना ही कहलाता है, पेड़ी की फसल लेता है। अब इसमें यार हाँ इसकी कुछ कमियाँ होती है, जैसे कि इसमें यार हाँ कि जो आपका गन्ना है ठीक है ये तैयार तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है रेटोनिंग अर्थात यहाँ पेड़ी की फसल लेने के कुछ लॉस होते हैं। इसमें यार हाँ एक तो इसका लाभ होता है कि यहाँ जो आप ग्रो कर रहे हो गन्ना पेड़ी की फसल से, यह क्या होता है जल्दी पक जाता है। ठीक है, यानी जल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन इसकी एक डेफिशिएंसी होती है, क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ इसमें जल्दी तो पक जाएगा, ठीक है जल्दी तो आप हार्वेस्ट करोगे, लेकिन देखें यहाँ इसकी जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्शन होता है तो ये कम होता है। बजाई जो आपकी फर्स्ट क्रॉप होती है उसके बाद में जो पेड़ी की फसल ली जाती है तो उसका जो यील्ड या प्रोडक्शन लिया जाता है ये कम हो जाता है। ठीक है, इसके आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट में आपसे पूछा गया प्रोपिंग। ठीक है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रोपिंग किससे संबंधित होती है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये होती है केले से संबंधित होती है। ठीक है, प्रोपिंग किससे संबंधित होती है, ये होती है केले से। अब ये होती क्या है, तो प्रोपिंग का मतलब होता है केले को फिजिकल या मैकेनिकल सपोर्ट देना कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा कि केले को फिजिकल या मैकेनिकल सपोर्ट देना कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है। अब बात करते हैं रिबोनिंग या रेटिंग किससे संबंधित होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा आता है कि रेटिंग या रिबोनिंग किससे संबंधित होती है, अर्थात किस फसल में की जाती है। तो ये होती है यहाँ जूट से संबंधित होती है, अर्थात जूट फसल में की जाती है। ठीक है, यहाँ रिबोनिंग या फिर रेटिंग किस फसल से संबंधित होती है, ये होती है जूट से संबंधित होती है। अब ये होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बेशक आपको टाइम लग जाएगा वीडियो में, लेकिन हम जितने भी जो पॉइंट को क्लियर करेंगे उन सभी को यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर करेंगे। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा माइंड टारगेट रहेगा, न कि क्वेश्चन को बस फटाफट किया जाए, वो हमारा टारगेट नहीं होगा।
इसलिए यहाँ अगर बात है रिबोनिंग या फिर रेटिंग, तो रेटिंग का मतलब होता है सड़ाना। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, रेटिंग का मतलब क्या होता है सड़ाना। अब सड़ाने से मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सड़ाने का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो जूट का रेशा होता है, ठीक है, तो जूट का जो रेशा होता है उससे पहले क्या करते हैं यार, उसे गलाया जाता है और उसके बाद में यार जूट के जो स्टेम होता है अर्थात तने से रेशे को अलग करना ही क्या गलत है, रेटिंग गलत है। ठीक है, याद रहेगा कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसे सड़ा लिया जाता है अर्थात उसे गला लिया जाता है रेशे को, और फिर उससे क्या करते हैं, तने से रेशे को अलग करना ही क्या गलत है, रेटिंग गलत है। अब बात कर रहे हैं रिबोनिंग, तो रिबोनिंग का मतलब ही इन दोनों से संबंधित होते हैं। रिबोनिंग का मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, रगड़ते क्यों है, ताकि वो रेशा होता है वो तने से अलग हो जाए, इसलिए यार रिबोनिंग क्रिया भी इससे संबंधित होती है। अर्थात रिबोनिंग में क्रिया भी किसमें की जाती है, जूट में ही की जाती है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं पिकिंग, तो पिकिंग किसमें की जाती है, ये की जाती है यहाँ चाय में की जाती है। किसमें की जाती है पिकिंग क्रिया, ये की जाती है चाय में। अब ये होती क्या है यहाँ, चाय का जो ऊपरी 2 या 3 लीव्स होती है तो उनको हटाने के गलत है, पिकिंग गलत है। ठीक है, जो चाय की पत्ती होती है तो उनके यहाँ ऊपर की सबसे ऊपर की जो 2 या 3 पत्तियाँ होती है तो इन दोनों तीनों पत्तियों को ही क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, उनको पिक कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ इसे बोला जाता है पिकिंग। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं डिटेसलिंग या सिल्किंग, और जो ये किसने संबंध होती है, ये होती है मक्की। और इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मक्के का जो नर इन्फ्लोरेंस होता है अर्थात यहाँ जो मेल फ्लोर होता है, तो यहाँ नर पुष्प को तो किस नाम से जाना है, नर पुष्प को जाना है टेसल। और अगर बात करते हैं मादा पुष्प, यहाँ मादा पुष्प को किस नाम से जाना है, इसे बोला है सिल्क। ठीक है, याद रहेगा कि नर पुष्प को बोला है टेसल और जो मादा पुष्प होता है इसे बोला है सिल्क। अब यहाँ इस टेसल को अर्थात यहाँ नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है, डी टेसलिंग कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा कि नर पुष्प को बोला है टेसल और टेसल को हटाने की क्रिया को बोला है डी टेसलिंग। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिल्किंग, तो सिल्किंग का मतलब होता है जो मादा पुष्प निकलते हैं। ठीक है, मादा पुष्प का आना ही क्या कहलाता है, सिल्किंग कहलाता है। ठीक है, याद रखना मादा पुष्प को क्या बोला है, सिल्क बोला है, और मादा पुष्प निकलने की जो संपूर्ण प्रोसेस होती है तो इसे बोला है सिल्किंग बोला है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पैगिंग किससे संबंधित होती है। यार हाँ, पैगिंग संबंधित होती है मूंगफली से। अब ये पैगिंग होती क्या है, तो पैगिंग से आपको डायरेक्ट यार हाँ पेग, और पेग क्या होती है यहाँ जो मूंगफली की जो सुइयाँ बनती है। ठीक है, यार हाँ सुइयाँ का मतलब होता है जो मूंगफली बनती है तो उसकी शुरुआती अवस्था को यहाँ सुइयाँ बोलते हैं, और इन सुइयों को बनना ही क्या कहलाता है, यहाँ पेग कहलाता है। ठीक है, इन सुइयों को बनना ही क्या कहलाता है, पैगिंग कहलाता है। और पैगिंग किस में होती है, ये होती है मूंगफली में होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जिनिंग किससे संबंध होती है, तो यहाँ जिनिंग जो प्रोसेस होती है ये होती है कपास में, और यहाँ जिनिंग जो परसेंटेज होती है कपास में ये कितना होता है, ये होता है 33% होता है। कितना होता है, 33% होता है। ठीक, इसका आपको डायरेक्ट यार है। अब बात करें यहाँ परबॉइलिंग और मिलिंग, दोनों ही किससे संबंधित होती है, धान से संबंधित होती है। अब ये होती क्या है, ठीक है, ये दोनों आपको शायद नई टर्म लग रही होगी, लेकिन इन्हें हम बिल्कुल डिफाइन करेंगे अच्छे से, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे परबॉइलिंग, तो परबॉइलिंग को याद करने के लिए आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, परबॉइलिंग को याद करने के लिए आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक होती है सोकिंग, सेकंड होती है स्टीमिंग, और थर्ड होती है ड्राइंग। ठीक है, 3 पॉइंट हम बात करेंगे। इस सोकिंग का मतलब होता है यहाँ कि मान लीजिए जो पानी होता है तो उसमें थोड़ा सा उसे ये भिगो लिया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड का मतलब होता है स्टीम, मतलब उसे हीट देते हैं अर्थात गर्म कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट का मतलब होता है उसे सुखा लेते हैं। ठीक है, अब इसे एक साथ क्लियर करते हैं कि परबॉइलिंग होती क्या है धान में, जहाँ धान को सबसे पहले सोक करना, उसके बाद में स्टीम करना, और उसके बाद में ड्राई करना ही क्या कहलाता है, परबॉइलिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया परबॉइलिंग क्या होती है तो इन तीनों को पॉइंट को आपको डायरेक्ट लिख देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि मिलिंग क्या होती है। तो यार मिलिंग आप सभी जानते हो, बस आपको टर्म याद नहीं है कि यार मिलिंग का जो मतलब होता है ये क्या होता है, जो चावल होता है अर्थात जो धान होता है तो इसे छिलके को हटाना ही क्या कहलाता है, यहाँ मिलिंग कहलाता है। ठीक है यार हाँ, चावल या धान से छिलके को हटाना ही क्या कहलाता है, मिलिंग कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया है धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बाई चांस अगर कोई पूछ लेता है तो आपको बताना है कि धान तो क्या होता है और चावल क्या होता है। तो यहाँ धान होता है तो ये छिलके सहित होता है, जो यार हाँ चावल होता है तो ये छिलके सहित अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, छिलका सहित तो उसे बोला जाता है धान, लेकिन छिलका रहित क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, छिलका रहित क्या होता है, चावल होता है, और छिलका सहित क्या होता है, ये होता है धान होता है। ठीक है, डिफरेंस याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिट्टी चंडाना क्रिया किस में की जाती है। तो यार हाँ, मिट्टी चंडाना मतलब अर्थिंग, मतलब क्या होता है, अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप किससे की जाती है, अर्थात किस किस फसलों में की जाती है, की जाती है हाँ गन्ने में की जाती है और आलू में की जाती है। किस किस में की जाती है अर्थिंग अप क्रिया, ये की जाती है गन्ने में की जाती है और आलू में की जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। और
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है विटामिन ए का। ठीक है, यहाँ पर विटामिन लिखा है, लेकिन विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? ये होता है गाजर होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गाजर अच्छा स्रोत किसका होता है? ये होता है विटामिन ए का। और विटामिन ए का ही रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ कैरोटीन होता है। इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है गाजर का, यानी गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है, तब आपको राइट आंसर बताना है यहाँ कि विटामिन ए या फिर कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है गाजर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीले रंग के फलों किसका अच्छा स्रोत माना सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने आपको कई बार क्लियर कराया था कि मान लीजिए अगर कोई सा फ्रूट है उसका कलर अगर येलो है अर्थात पीला कलर है, तो वो किस में होता है? विटामिन ए में रिच सोर्स होता है। अर्थात यहाँ अच्छा स्रोत किसका होता है? विटामिन ए का होता है। किसका होता है? विटामिन ए का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? कैरोटीन होता है। ठीक है, याद रखना। पीला रंग मतलब इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आम हुआ, पपीता हुआ, तो ये सभी अच्छे स्रोत किसके होते हैं? ये होते हैं विटामिन ए के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेहूं का नकलची खरपतवार होता है, तो गेहूं का मिमिक्री। ठीक है, नकलची का मतलब होता है मिमिक्री वीड कौन सा होता है या फिर मिमिक्री खरपतवार कौन सा होता है? तो होता है यहाँ गेहूं सा होता है। कौन सा होता है? गेहूं सा होता है। और जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं सा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका होता है फेलेरिस माइनर होता है। क्या होता है? फेलेरिस माइनर होता है। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पाओगे कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, आप याद रख लीजिए कि गेहूं का तो क्या होता है? टेस्ट वेट, और इसका क्या होता है? टेस्ट वेट। तो यहाँ गेहूं का तो कितना होता है? 40 से 45 के समथिंग होता है। ठीक है, 45 के समथिंग होता है। लेकिन अगर बात करें गेहूं सा, तो गेहूं सा का केवल यहाँ 2 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें इसका टेस्ट वेट, तो यहाँ गेहूं सा का आपको विशेष जाना है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। गेहूं सा का टेस्ट वेट कितना होता है? ये होता है 2 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान रखना है कि आलू क्या होता है? आलू एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, अर्थात रूपांतरित तना होता है। मॉडिफाइड स्टेम होता है मतलब रूपांतरित तना होता है आलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा स्रोत है, यानी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्रोत तो क्या यहाँ पर पूछा है? जेट्रोपा क्या होता है? तो यहाँ जेट्रोपा क्या होती है? एक ऑयलसीड क्रॉप होती है। क्या होती है? जेट्रोपा एक तिलहनी फसल होती है। और अगर बात करते हैं यहाँ काली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो काली क्रांति भी यहाँ जेट्रोपा से ही संबंधित होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी, तो उसमें ये पूछा गया था कि काली क्रांति किस फसल से संबंधित होती है? तो ये होती है यहाँ जेट्रोपा से। और जेट्रोपा क्या होती है? यहाँ एक तिलहनी फसल होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? केले का प्रवर्धन अर्थात जो प्रोपेगेशन किया जाता है बनाना का, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि केले का प्रोपेगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रोपेगेशन किया जाता है यहाँ शक्कर या फिर स्वाट शक्कर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, शक्कर या फिर स्वाट शक्कर के द्वारा केले का प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जापानीज इम्प्रूव्ड किसकी किस्म होती है? तो यहाँ जापानीज इम्प्रूव्ड होती है, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है। किसकी होती है? फूल गोभी की होती है। और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जापानीज इम्प्रूव्ड किसकी होती है? ये होती है फूल गोभी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बीज का वास्तविक मान निर्भर करता है अर्थात रियल वैल्यू। ठीक है, वास्तविक मान मतलब होता है रियल वैल्यू। तो आप सीड की रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे या फिर किस पर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है बीज की अंकुरण क्षमता और बीज की शुद्धता पर। अर्थात यहाँ अगर आपसे बोला जाता है कि जो रियल वैल्यू होती है सीड की, ये किस पर डिपेंड करती है? तो ये करती है यहाँ जर्मिनेशन और प्योरिटी परसेंटेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ जो रियल वैल्यू होती है बीज की, तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये करती है जर्मिनेशन और प्योरिटी परसेंटेज पर डिपेंड करती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गन्ने की बीज दर मापी जाती है, तो सभी को पता होगा यहाँ अगर बातें हैं जो सीड रेट मापी जाती है गन्ने की, तो ये मापी जाती है टुकड़ों में। जैसा कि इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो यहाँ कि आप पढ़ते होंगे, जब भी आप इसकी सीड रेट पढ़ते होंगे तो ये यहाँ 2 आँख वाले टुकड़े या 3 आँख वाले टुकड़े, अर्थात यहाँ इसकी जो सीड रेट होती है ये किस में कैलकुलेट की जाती है? ये की जाती है बर्ड्स या टुकड़ों में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसका बर्ड्स भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है यार, इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए बर्ड्स या टुकड़ों में सीड रेट कैलकुलेट की जाती है शुगर केन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गन्ने की बुआई के लिए कितनी आंखों के टुकड़ों का प्रयोग कैसा है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए मैं बता देता हूँ। वैसे यहाँ कि 3 आँख वाले सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो 2 आँख वाला भी, जो टुकड़े होते हैं 2 आँख वाले, तो उनको भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 आँख वाले भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो लिए जाता है यहाँ 3 आँख वाले। इसलिए यहाँ अगर आपको देखने को मिलता है अगर दोनों ऑप्शन में आए तब आपका दोनों राइट आंसर होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में देखने को मिलता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा? इन दोनों में से एक होता है। और अगर आपसे बोला जाता है कि कौन सा यानी कौन सी आँख वाले टुकड़े का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 आँख वाले जो टुकड़े होते हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे HCN पाइस्ता है। HCN अर्थात क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। HCN का मतलब होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो HCN किस में पाइस्ता है, ये किस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार क्लियर करवाया है। तो किस में होता है, ये होता है ज्वार में होता है। किस में होता है HCN, ये होता है ज्वार में होता है। और HCN के अन्य नाम क्या होता है, ठीक है यार। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो HCN पाइस्ता है ज्वार में, तो इसके अन्य नाम बताइए। तो इसके अन्य नाम आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि धुरीन या प्रोसिक अम्ल के इस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है यार। हाँ, HCN होता है अर्थात हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल का सेकंड नाम क्या होता है, धुरीन या प्रोसिक अम्ल होता है। क्या होता है, धुरीन या प्रोसिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा, तो इसका जो सिंबल होता है अर्थात जो रासायनिक नाम होता है, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। याद रहेगा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जिसका सिंबल भी आप देख सकते हो NaOH होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मौसमी परिवर्तन का अध्ययन कैसा है। तो नाम से स्टूडेंट है मौसमी परिवर्तन, मतलब यार हम मौसम का अध्ययन कैसा है, किसमें किया जाता है, मौसम विज्ञान में ही तो किया जाएगा, जिसे यहाँ इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, मेटेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेटेरोलॉजी में मौसम विज्ञान का अध्ययन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा उर्वरक एमाइड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर यहाँ की आपसे पूछा गया है यहाँ यूरिया में, इसको ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ अगर आपसे बोलिए ऐसा है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस फॉर्म होता है, किस रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन का, अर्थात नाइट्रोजन होता है ये यूरिया में किस रूप में होता है, तो ये होता है एमाइड रूप में होता है। किस रूप में होता है यार, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है। अगर बात करते हैं इसके, अब अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसे कि कैसे क्या होता है ये एमाइड, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि CONH2NH2, ठीक है, CONH2NH2, तो ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। और ये NH2 जो बॉन्ड लग रहे हैं, ठीक है, CO के दोनों साइड अगर NH2 बॉन्ड जुड़े हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, यही होते हैं एमाइड, ठीक है यार। इन्हीं को बोला जाता है, ये जो बॉन्ड होता है NH2, तो इसी बॉन्ड को यहाँ एमाइड के नाम से जाना है। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसलिए यहाँ अगर पूछ लिया जाता है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन आता है ये किस रूप में होता है, तो ये होता है एमाइड रूप में होता है। किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो अब बात करते हैं यार हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाइस्ता है। तो सबसे पहले हमने अभी बात की थी नाइट्रोजन किस रूप में होता है, ये होता है एमाइड रूप में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रोजन होती है यूरिया में ये कितनी होती है, तो ये होती है 46% होती है, 46% होती है। अब यहाँ पर अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है 46% का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसे भी आप समझ लीजिए एक जनरल बेस के तौर पर कि अगर बात कर रहे हैं यहाँ की 46% पाइस्ता, इसका मतलब होता है यहाँ जब आप 100 किलोग्राम यूरिया को फील्ड में यूज़ करते हो तब यहाँ उससे जो नाइट्रोजन प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, उससे यहाँ वो प्राप्त होगी 46 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ जब आप 100 किलोग्राम यूरिया दोगे तो उससे जो मिलने वाली जो नाइट्रोजन की संख्या होगी, जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ 46 किलोग्राम होगी। इसका मतलब होता है यहाँ 46% इसमें नाइट्रोजन पाइस्ता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कपास किस कुल का पौधा होता है। यहाँ जो कपास, ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि कपास किस कुल का पौधा होता है, तो ये होता है मालवेसी का होता है। किसका होता है, कपास ये होता है मालवेसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा भी गया, श्वेत गिडार मुख्य कीट होता है। श्वेत गिडार किसका एक मुख्य कीट होता है, मेन इंसेक्ट होता है, तो ये होता है मूंगफली का होता है। किसका होता है, मूंगफली का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रूबी, तो यहाँ रूबी एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है और किसकी होती है, अनार की होती है, ठीक है। रूबी एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है और किसकी होती है, अनार की होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे कि यहाँ पर यहाँ मांस, ठीक है, यानी किस पशु के मांस को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इस टॉपिक को इसलिए लिया गया है ताकि आपके हर एक टॉपिक को क्लियर अच्छे से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ गाय के मांस को बोला जाता है बीफ, ठीक है। गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है बीफ, अर्थात सॉरी यहाँ पर हाँ बीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गाय के मांस को बोला जाता है बीफ। लेकिन अगर बात करते हैं गाय का जो बछड़ा होता है, ठीक है, गाय का जो छोटा बछड़ा होता है तो उसके जो मांस प्राप्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है व्हील, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर आपसे बोला जाता है गाय, तो गाय का मांस तो क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। लेकिन अगर बात करते हैं गाय का जो बछड़ा होता है छोटा, तो उसके जो मांस प्राप्त किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है व्हील के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है। जहाँ भैंस का जो मांस होता है तो इसे बोला जाता है बफन, ठीक है। गाय के मांस को बन जाना जाता है बीफ और अगर बात करते हैं भैंस, तो भैंस का जो मांस होता है इसे बोला जाता है बफन। अब बात करते हैं भेड़, तो भेड़ के मांस को बोला जाता है मटन और अगर बात करते हैं बकरी, तो बकरी के मांस को बोला जाता है चेवन,
ठीक है, दो पॉइंट को आपको स्पेशली याद रखना है कि गाय का बोला जाता है बीफ, भैंस का बोला जाता है बफन, और अगर बात है भेड़ और बकरी तो भेड़ का बोला जाता है मटन और बकरी का बोला जाता है चेवन। अब बात करते हैं सुअर, तो सुअर का जो मांस होता है इसे बोला जाता है पोर्क। ठीक है यार, हाँ सुअर का जो नाम होता है यार, यहाँ जो मांस होता है सुअर का तो इसे बोला जाता है पोर्क के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको बाई चांस पूछ लिया जाता है, वैसे इन चारों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है। ठीक है, सभी जानते हो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं, अब यहाँ ये एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कैटफिश क्या होता है, एक टमाटर का एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन आपको दोनों टाइप में देखने को मिल सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि टमाटर का आप दैहिक विकार बताइए, फिजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है जो इंग्लिश होता है इसका फिजिकल डिसऑर्डर, और इसका जो हिंदी नाम होता है ये होता है दैहिक व्याधि। ठीक है, फिजिकल डिसऑर्डर को ही हिंदी में किस नाम से जाना है, दैहिक व्याधि के नाम से जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैटफिश एक विकार होता है, अर्थात दैहिक विकार किसका होता है, तो ये होता है टमाटर का होता है। किसका होता है, कैटफिश होता है, ये होता है एक टमाटर का एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अर्का मर्दुला किस्म के होते हैं, तो यहाँ अर्का मर्दुला। ठीक है, अर्का मर्दुला एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, ये होती है अमरूद की होती है। किसकी होती है, अमरूद की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है, तो पेक्टिन की मात्रा जो कैलकुलेट की जाती है ये की जाती है किस टेस्ट के द्वारा की जाती है, ये की जाती है एल्कोहल टेस्ट से की जाती है। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको रिसेंट के एग्जाम में देखने को मिला है कि पेक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, फिर किस टेस्ट के द्वारा की जाती है, तो पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है एल्कोहल टेस्ट से। किससे ज्ञात करते हैं, एल्कोहल टेस्ट से इसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचेगा विथेनिन प्राप्त किया जाता है, तो विथेनिन अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो यार, हाँ अश्वगंधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि विथेनिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो विथेनिन यार हाँ अश्वगंधा से प्राप्त किया जाता है। इतना तो आपको पता हो गया, लेकिन इसे आप याद कैसे रखोगे, अगर आपको यहाँ पर पूछा गया अश्वगंधा में तो पाया जाता है, लेकिन कैसे, यानी कैसे याद रखोगे, तो इसका अगर आपको बोटनिकल नेम याद है ना अश्वगंधा का, तो इसका क्या होता है, वितानिया सोमनिफेरा होता है। क्या होता है, अश्वगंधा का जो बोटनिकल नेम होता है वनस्पति नेम होता है, तो इसका होता है वितानिया सोमनिफेरा होता है। क्या होता है, वितानिया सोमनिफेरा होता है। और इसी से आपको पता चल गया यहाँ विथेनिन किस में पाया है, वितानिया सोमनिफेरा में पाया है। किस में पाया है, विथेनिन वितानिया सोमनिफेरा में पाया है। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, अश्वगंधा होगा। ठीक है, इसलिए आपको पता चल जाएगा बोटनिकल नेम से ही विथेनिन सोमनिफेरा अथवा विथेनिन किस में पाया है, अश्वगंधा में पाया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स बना लिया करो, उसके अकॉर्डिंग आपको इजीली क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे एगमार्क कानून कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1937 में। ठीक है, एगमार्क कानून कब पारित किया गया था या फिर कब बनाया गया था, यहाँ पर आपको एक और वर्ड देखने को मिल जाता है एग्जाम में कि कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1937 में। कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था या फिर कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1937 में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की और हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यहाँ एक नेक्स्ट टॉपिक है जो भी यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, और इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धान का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, तो इसका होता है यार हाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। ठीक है, धान का अगर बात करते हैं ओरिजिन प्लेस तो इसका क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। अब बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना क्या होता है, न्यू गिनी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि गन्ने का उत्पत्ति स्थान बताइए, तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, ये होता है न्यू गिनी होता है। क्या होता है, न्यू गिनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं गेहूँ, तो गेहूँ का क्या होता है उत्पत्ति स्थान, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर बात है धान, तो धान का तो क्या होता है ओरिजिन प्लेस, इसका होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। लेकिन अगर बात करें गेहूँ, तो गेहूं का क्या होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, इसमें आप गलती कर देते हो, इसलिए हाँ इस पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि धान का तो क्या होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है, लेकिन अगर बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, ये होता है दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ मक्का और तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो ये होता है मैक्सिको होता है। और मैक्सिको कहाँ पर स्थित है, यहाँ मध्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होता है ये मैक्सिको, तो मैक्सिको स्थित है मध्य अमेरिका में। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में ये स्थित है मैक्सिको। तो यहाँ पर यहाँ दो का हमने बात की थी, मक्का और तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, ये होता है मैक्सिको मध्य अमेरिका। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूरजमुखी कौन सा होता है ओरिजिन प्लेस, तो इसका भी क्या होता है मैक्सिको ही होता है। ठीक है यार, हाँ आपको तीनों को एक साथ याद कर सकते हो कि मक्का, तंबाकू और सूरजमुखी का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, ये होता है मैक्सिको। और मैक्सिको कहाँ पर स्थित है, मध्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आलू और टमाटर। ठीक है, यहाँ पर अभी हम दो क्रॉप को यूज़ करेंगे कि आलू और टमाटर, इन दोनों का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो इनका होता है पेरू होता है। ठीक है, इन दोनों का उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है पेरू। और पेरू कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में, अर्थात दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है पेरू। और पेरू किसका उत्पत्ति स्थान होता है, ये होता है आलू और टमाटर का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मूंगफली। तो इस क्वेश्चन को अब यार हम मूंगफली का आपको कई बार पूछा गया है, इसलिए यार इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि मूंगफली का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो इसका होता है ब्राज़ील होता है। किसका होता है, यानी जो मूंगफली होती है तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है ब्राज़ील होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 क्रॉप को यहाँ पर यूज़ करेंगे एक साथ में, तो एक साथ में ही आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक साथ में आपको याद रखा गया है, यहाँ पर कुछ ही सोच समझ के ही इनको तीनों को एक साथ लिया गया है कि यहाँ पर हम बात करेंगे है ना मूंग, कपास और बैंगन, मूंग, कपास और बैंगन। और इनमें से यार हाँ ये दो तो यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यार हाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसलिए यार हाँ मूंग, कपास और बैंगन इन तीनों का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है भारत होता है। कौन सा होता है, मूंग, कपास और बैंगन का, इसका होता है भारत होता है। ठीक है, तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। अब बात करते हैं सरसों, चाय और सोयाबीन। इन तीनों का आपको एक साथ याद रखना है कि सरसों, चाय और सोयाबीन। एक दो बार आप मेरे साथ बोलिए कि सरसों, चाय और सोयाबीन, इनका उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, इनका होता है चाइना होता है, चीन होता है। सरसों, चाय और सोयाबीन इन तीनों का ओरिजिनल प्लेस कौन सा होता है, ये होता है चीन होता है, चाइना होता है। ठीक है यार, हाँ मूंग, कपास और बैंगन का कौन सा होता है, भारत होता है। मूंगफली का ओरिजिनल प्लेस कौन सा होता है, ब्राज़ील होता है। आलू और टमाटर का ओरिजिनल प्लेस कौन सा होता है, पेरू या दक्षिणी अमेरिका होता है। अगर आलू या सूरजमुखी, तो सूरजमुखी का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है मेक्सिको होता है। मक्का और तंबाकू का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है मेक्सिको या मध्य अमेरिका होता है। गेहूं का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। और गन्ने का कौन सा होता है, न्यू गिनी होता है। ठीक है, सभी रिवीजन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बाजरा का। तो बाजरा का कौन सा होता है, ये होता है अफ्रीका होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि बाजरे का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है अफ्रीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम 3 क्रॉप को ही यूज़ करेंगे, ज्वार, अरहर और चौला। ठीक है, ज्वार, अरहर और चौला, तो इन तीनों का ओरिजिन प्लेस भी सेम होता है और वो कौन सा होता है, ये होता है अफ्रीका होता है। अब यहाँ पर आप 4 फसल को एक साथ याद रख सकते हो कि यार हम बाजरा को भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए कि बाजरा, ज्वार, चौला और अरहर का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है अफ्रीका होता है। ठीक है, 4 फसलों को आपको एक साथ याद रखना है कि बाजरा, ज्वार, अरहर और चौला, तो इन सभी का ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है, ये होता है अफ्रीका होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फसलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ। विषाक्त का मतलब होता है टॉक्सिक, जो सब्सटेंस पाइजते हैं, टॉक्सिक जो कंटेंट पाइजते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, अब कौन कौन सी फसलें में कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपास में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया है। तो सभी को पता होगा यहाँ, अगर बात करें कपास, तो कपास में से कौन सा होता है विषाक्त पदार्थ, तो ये होता है गोसीपोल होता है। कौन सा होता है यहाँ कपास में जो विषाक्त पदार्थ होता है, ये होता है गोसीपोल। अब बात करते हैं यहाँ खेसारी। तो खेसारी में होता है BOAA, इसे आप पहले नोट कर लीजिए कि BOAA। तो अब हम बात करते हैं सरसों के तेल में। तो यहाँ सरसों के तेल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया है, ये पाया है एरोसिक अम्ल या फिर एरोसिक अम्ल पाया है। अब बात करते हैं यहाँ, इसे आप नोट कर लीजिए पहले कि सोयाबीन के तेल में कौन सा होता है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया है कि सोयाबीन के तेल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया है, तो ये पाया है गोइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, गोइट्रोजन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यार हाँ कि यहाँ पर हम एक और नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी एग्जाम के लिए। इसलिए यहाँ इससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है हर एक पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पिगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो पपीते का पीला रंग क्यों होता है, पपीते का पीला रंग क्यों होता है, तो ये होता है कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा माइंड यहाँ पर कंसंट्रेट रखना है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरिका ज़ैंथिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है पपीते का पीला रंग, ये होता है कैरिका ज़ैंथिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। अब बात करते हैं सेव का लाल रंग किसके कारण होता है, तो सेव का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब बात करते हैं टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, ये होता है लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग, तो ये होता है लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्टार लगा देता हूँ। स्टार वाले यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ये आपको एग्जाम में देखने को बार बार मिलते हैं।
एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट में कि मिर्च का लाल रंग क्यों होता है। तो मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथीन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैप्सेथीन के कारण तो क्या होता है, मिर्च का लाल रंग होता है, लेकिन मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, ये होता है सीन के कारण होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि मिर्च का लाल रंग तो किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है, लेकिन अगर बात करें जो मिर्च में तीखापन होता है तो ये किसके कारण होता है, सीन के कारण होता है। अब यहाँ पर दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे इसे आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि यार हाँ कि मिर्च में तीखापन, ठीक है, हम तीखापन को क्लियर कर लेंगे जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मिर्च में तीखापन किस पिगमेंट के कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है या फिर कैप्सेसिन के कारण होता है। कैसे याद रखोगे इसे कि मान लीजिए आप कभी भी मिर्च ज़्यादा खा जाते हो बाई चांस, तो उससे क्या होता है, चरपरा लग जाता है, ठीक है, मुँह में चरपरा लग जाता है या फिर चरपराहट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मुँह से कौन सी आवाज़ निकलती है, सीसी की आवाज़ निकलती है, ठीक है। सभी ने देखा होगा, सभी के चरपरा लगा होगा, यानी चरपरा तो लगा होगा प्रत्येक व्यक्ति के। तो जब भी चरपरा लगता है तो उससे क्या होता है, मुँह से यहाँ सीसी की आवाज़ निकलती है, और यही आपकी जो सीसी निकलती है मुँह से, तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब यहाँ की अगर बात करते हैं मिर्च में जो तीखापन होता है, इसका कारण क्या होता है, कैप्सेसिन होता है, ठीक है। सीन से आपको पता चल गया कि जब तीखा लगता है तो क्या होती है, मुँह से आवाज़ निकलती है सीसी की, तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ कि तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। और इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण, और तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है गाजर का पीला रंग तो किसके कारण होता है और लाल रंग किसके कारण होता है। तो यार हाँ अगर बात है पीला रंग, तो पीला रंग तो किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। पीला रंग किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करते हैं कि हमने अभी आपको सोल्व करवाया था कि मान लीजिए कोई सा भी फ्रूट है जिसका कलर अगर पीला होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया है, तो विटामिन ए होता है, ठीक है। सभी को पता है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी फ्रूट है जिसका कलर कौन सा है, पीला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाएगा, ये पाया है विटामिन ए कंटेंट पाया है। और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको नहीं याद आता है तो कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन होता है, एंथोसायनिन होता है, तब आपको ये शॉर्ट ट्रिक लागू करनी है कि पीले कलर अर्थात यहाँ गाजर का पीला रंग है तो पीले रंग में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया है, विटामिन ए पाया है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है, कैरोटीन होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसे क्वेश्चन को याद कर सकते हो, ठीक है। तो गाजर का पीला रंग तो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे हल्दी का पीला रंग, तो हल्दी का जो पीला रंग होता है ये होता है कुरकुमीन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, ये होता है कुरकुमीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे करेले में कड़वापन, तो ये किसके कारण होता है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है बाई चांस। तो करेले में कड़वापन होता है, ये होता है मिरामिडोकोसाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है करेले में कड़वापन, तो ये होता है मिरामिडोकोसाइड के द्वारा होता है। अब बात करते हैं खीरे में कड़वापन, तो ये होता है यहाँ कुकुरबिटासिन के कारण होता है, ठीक है। इसे आप इजीली याद रख सकते हो। इसकी भी हम अगर बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो खीरा क्या होता है, एक कुकुरबिटेसी फैमिली का सदस्य होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का सदस्य होता है खीरा, और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक रहेगी खीरे के बारे में। तो यहाँ अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ की खीरे में कड़वापन किसके कारण होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है खीरा क्या होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली का सदस्य होता है। मतलब इसमें ये जो कड़वापन होता है खीरे में, तो ये किसके कारण होता है, कुकुरबिटासिन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, कुकुरबिटासिन नामक पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि प्याज में पीला रंग, तो यार हाँ प्याज से संबंधित भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन से देखने को मिल जाते हैं कि प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, ये होता है क्यूरेसिटिन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है प्याज का पीला रंग, ये होता है क्यूरेसिटिन के कारण। अब बात करते हैं प्याज में तीखापन, तो यहाँ तीखापन से संबंधित आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम में मिलता ही है, मिलेगा क्या, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर पूछ लेता है प्याज में तीखापन किस नामक पिगमेंट के कारण होता है, तो ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि प्याज में तीखापन तो किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। और अगर बात करें पीला रंग, तो पीला रंग किसके द्वारा होता है, क्यूरेसिटिन के द्वारा होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर यार हाँ कि हम सोल्व कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस को। यार हाँ एग्रीकल्चर के यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस को। तो इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही सोल्व कर रखा है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। आई बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ राइट हैंड साइड में, ऊपर साइड में आपको आई बटन दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ 500 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यार हाँ अब यहाँ पर जितने भी हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, ये हम सोल्व करने वाले हैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अर्थात यहाँ ये जो 500 क्वेश्चंस आने वाले हैं ये आएंगे 100 में, ठीक है। यानी इसके यानी जो पार्ट 5 बनेंगे, ठीक, कितने पार्ट आएंगे, इसके 5 पार्ट आएंगे, और सभी पार्ट में आ रहा हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए हाँ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फिर बोलते हो आप
कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम आपको जब ही आएगी जब अगर आपने ऑल पर सेलेक्ट नहीं किया है नोटिफिकेशन को, तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। इसलिए हाँ, अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल पर। आप एक बार देख लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन ऑल पर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसे ऑल पर ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको क्या होगा, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ में मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा भाषण, ये इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इतना भाषण काफ़ी है अगर समझ नहीं होगा तो। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँगा, वैसे इनको सभी को क्लियर करेंगे क्योंकि हम टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, तो टॉपिक को हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेशक आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए, अच्छी बात है ये आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हम मूली में तीखापन। तो मूली में जो तीखापन होता है ये होता है आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। अब बात करते हैं सरसों में तीव्र गंध। तो यहाँ सरसों में तीव्र गंध होता है, ये होता है थायोसाइनेट के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तीखापन होता है मूली में, ये होता है आइसोसाइनेट के द्वारा, और तीव्र गंध होती है ये होती है थायोसाइनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लहसुन में तीखापन किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पर याद है प्याज और लहसुन, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है प्याज में तीखापन, तो प्याज में आपको याद है एलाइल प्रोपाइल। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है। लेकिन अगर बात करें लहसुन, तो लहसुन में जो तीखापन होता है ये होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। अब बात करते हैं आलू में कंद का हरापन होता है। तो ये होता है सोलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? सोलेनिन नामक पिगमेंट के द्वारा होता है। अब यार है यहाँ पर कंद का जो हरापन होता है ये क्यों होता है, तो इसका भी एक रीज़न होता है कि मान लीजिए जो आलू होते हैं अगर उसमें अर्थिंग आप क्रिया नहीं की जाती है, ठीक है, जो मिट्टी चंडाने की जो क्रिया की जाती है, तो इसमें अगर या तो लेट कर देते हो आप या फिर नहीं करते हो अगर मिट्टी चंडाने की क्रिया, तो इससे क्या होता है जो आलू के जो कंद होते हैं, ठीक है, आलू के जो कंद होते हैं, तो ये क्या करते हैं सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं सूर्य की किरणों के, तब ये क्या होते हैं हरे हो जाते हैं। ठीक है, जब ये कंद यहाँ सूर्य के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो उससे क्या होते हैं ये हरे हो जाते हैं, और ये हरे किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं सोलेनिन नामक पिगमेंट के द्वारा होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है काली मिर्च में तीखापन। तो यहाँ काली मिर्च में जो तीखापन होता है ये होता है ओलियो रेजिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओलियो रेजिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्ता गोभी में तीव्र गंध। तो यहाँ पत्ता गोभी में जो तीव्र गंध होती है ये होती है सिनी ग्रीन के द्वारा होती है। याद रखिएगा कि पत्ता गोभी में तीव्र गंध किसके द्वारा होती है? ये होती है सिनी ग्रीन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर आपको इस टॉपिक में, ठीक है, यानी जितने भी यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है, अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको जो पीडीएफ मिलेगी इसके लिए मुझे भी स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा है, तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, उससे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।